नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव था वो 12 दिन का संघर्ष तो रहा ही, सीज फायर भी हुआ, डोनाल्ड ट्रंप भी उसके बीच दिखे, अमेरिका ने भी सैन्य कार्रवाई ईरान पे की, हालांकि सॉफ्ट सीज फायर हुआ। लेकिन क्या सिर्फ ये सॉफ्ट सीज फायर होने से मिडिल ईस्ट का तनाव कम हो गया है? क्योंकि ये इसलिए भी सवाल उठता है, जब तनाव चल रहा था तो हम जलडमरू मध्य की बात करें, ईरान ने धमकी दी थी हम जलडमरू मध्य बंद कर देंगे, उससे दुनिया के काफी देशों पर आर्थिक नुकसान भी होता, व्यापारिक नुकसान भी होता। ईरान और इजराइल के बीच जो अभी भी ये लग रहा है कि युद्ध रुक गया है, लेकिन वो अभी भी मिडिल ईस्ट जो है वो उस बारूद पर धधक रहा है। मेरे साथ इस चर्चा में सुमित चौधरी जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, मिडिल ईस्ट में कैसे शांति हो सकती है, और ये जो उन्माद है, ये जो तनाव है, ये मिडिल ईस्ट में पैदा कहां से हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो चलिए लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिडिल ईस्ट की बात करें तो शुरुआत ईरान और इजराइल से करते हैं। जो युद्ध लग रहा था कि खत्म हो चुका है, लेकिन वो अभी भी कहा जाए तो इस पे है कि हाँ, एक फायर होने की देर है और दोनों देश तैयार खड़े हैं। देखिए, ये जो युद्ध खत्म हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, ये खत्म ही उस फायर के साथ हुआ है। इसमें कौन हारा कौन जीता क्या कोई बता सकता है? क्या अमेरिका बता सकता है कि किसकी हार हुई किसकी जीत हुई? अमेरिका जो लगातार इस तरीके का एक जो है परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके लिए नोबेल क्योंकि आपने देखा नेतन्याहू पहुंचे वहां पर, कहा कि आपने बहुत बड़ा काम जो है वो कर दिया है। तो क्या ये तय किया जा सकता है कि इजराइल की इसमें जीत हुई है? तो कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन जो आपने जिस चिंगारी की बात की है वो चिंगारी छूट गई है। वो चिंगारी अभी बची हुई है जो कभी भी धधक सकती है, और ये जब धधकेगी तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका एक प्री एपिसोड हमने अभी देख लिया है, जब इजराइल और ईरान के बीच में ये हालात 12 दिन का संघर्ष था और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि ईरान इजराइल बिल्कुल फुल फ्लैश वॉर में आ गए हैं तो बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और ईरान की तरफ से जो धमकी भी दी गई थी जलडमरू मध्य को बंद करने की, तो वो तो बहुत बड़ा एक स्रोत था, पूरी दुनिया पे उसका असर। ये बहुत बड़ी बात है। देखो क्या हुआ, ईरान और इजराइल जैसे युद्ध में आए उस वक्त में सबको लग रहा था कि ये पहले की तरह होगा कि एक दोनों तरफ से जो है हमले किए जाएंगे और उसके बाद शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा इस बार हुआ नहीं। दूसरा ये है कि आपने इजराइल के अभी तक हमले देखे, चाहे वो पैलेस्टाइन पर हमला हो, गाजा को लेकर हो, या फिर लेबनान के अंदर जो है अटैक करना हो, हमास को लेकर अटैक करना हो, लेकिन वो उस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाए क्योंकि कमजोर देश हैं। लेकिन ईरान को जिस तरीके से आंका गया, ये पूर्व वाली स्थिति नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल जो है सब चीजों को कंट्रोल कर लेगा, सभी देशों को एक साथ हरा देगा। अब वो पैटर्न नहीं है, अब वो हालात बदल चुके हैं। और ईरान को लेकर जिस तरीके की गणना करिए, कैलकुलेशन करिए, इजराइल या फिर अमेरिका की थी, वो उससे ज्यादा ताकतवर जो है वो यहां पर नजर आया है। और यही एक बड़ी वजह थी कि अमेरिका को भी इस युद्ध में सीधे सीधे आना पड़ा, जब इजराइल के हाथ से चीजें जो है वो निकलती हुई दिखाई दी, और वो चिंगारी जो है वो छूट गई है जो अभी भी वहां पर धधक रही है, और कभी भी उसका परिणाम दुनिया के सामने आ सकता है। और दूसरी बात ये कि ये कितना गंभीर हो सकता था जो आप सवाल कर रहे हैं, ये गंभीर, इसकी गंभीरता की स्थिति आप इससे समझिए कि पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिक गई थी, क्योंकि एक तरफ अमेरिका था जिसने रिटेलिएट कर दिया था, और दूसरा ईरान, क्योंकि ईरान के पीछे ईरान अकेला नहीं है, चाइना और रूस का जो सपोर्ट है वो साफ तौर पर खुल के साथ दिया, उन्होंने खुल के बोला, खुल के बयान आया था। और ईरान ने भी काउंटर अटैक किया था अमेरिका के एयरबेसों पे। बिल्कुल। और ये देखिए, इसमें वहीं जब आप पावर सेंटर की बात करने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर ये जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, पावर सेंटर की लड़ाई है, क्योंकि वहां पर आखिर वर्चस्व किसका होगा। और इजराइल को ये लगता है कि वो अपना वर्चस्व कायम करेगा, तभी उसका ये कहिए कि उसका जो नामो निशान है वो बचेगा, वरना उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो सकता है। वो इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है वो बताता है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये पावर सेंटर की लड़ाई की तरह है। मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त अगर आप सिचुएशंस को देखेंगे तो ईरान जो एक सोर्स कहिए, लास्ट एक उम्मीद कहिए जो रशिया के लिए बचती है। इससे पहले सीरिया थी, सीरिया के अंदर जब बशर असद की सरकार जो है वो चल रही थी, तो रूस का सीधे सीधे तौर पर वहां पर जो है इंटरेक्शन था, लेकिन वहां पर तख्ता पलट होता है, बशर असद जो है वहां से भागते हैं, उसके बाद अमेरिका का वहां पर इंटरवेंशन हो जाता है। अब इन स्थितियों के बीच में रूस के पास मिडिल ईस्ट के लिए कौन सी जगह बचती है? सारी जगह पर तो वहां पर इजराइल की जो है ताकत है, दूसरी तरफ आपके पास सिर्फ ईरान एक ऐसा
सेंटर बचता है जहां से मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया अपना किसी भी तरीके का जो हस्तक्षेप है वो कर सकता है। तो रशिया जो है वो भले ही यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हो, लेकिन उसका पूरी तरीके से जो निशाना है या ये कहीं ध्यान जो है वो मिडिल ईस्ट पर था, क्योंकि उसे पता है कि अगर ईरान किसी भी तरीके से इसमें हारता है तो उसकी ताकत मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ जहां रूस यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, यूक्रेन रूस पे कर रहा है, रूस यूक्रेन पे कर रहा है, उस बीच अगर ईरान इजराइल के बीच तनाव होता है और रूस सामने से आ जाए कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ये डर, दरअसल ये डर इसी बात का था। ये जो पूरी दुनिया इस वक्त घबराई हुई थी, ये सबको जो डर लग रहा था, ये डर इजराइल और ईरान की लड़ाई का तो था ही नहीं। तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। ये तीसरे विश्व युद्ध की जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो जिक्र हो रहा था बार बार इसमें, क्योंकि इजराइल सभी को पता है, भले ही वो इसे डिक्लेयर नहीं करता है कि वो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जो ईरान है उसके पास कितना न्यूक्लियर पावर है कितना नहीं है, ये एक अभी भी चर्चा का विषय है। क्यों, भले ही उन्होंने ये कहा हो कि हमने परमाणु उस पर पूरी तरह से अटैक करके उसे खत्म कर दिया है, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप है जो ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर जो है वो बना लेता परमाणु जो है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर किसी भी तरीके का खतरा आता और रशिया उसको सपोर्ट करता और चीन अगर सीधे आकर खड़ा होता, तो ये लड़ाई जो है फिर ये वर्ल्ड पावर की लड़ाई होती, जो अमेरिका, रशिया और चीन के बीच में जाकर शुरू हो सकती थी और ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जा सकती थी, जो कि न्यूक्लियर पावर का जो सबसे बड़े इस वक्त दुनिया को पूरी तबाह कर सकते हैं। और कहते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर पूरा नामो निशान किसी का मिटाया जा सकता है, तो वर्ल्ड वॉर 3 उसका एक जो है वो शुरुआत होगी, वो हो सकती थी। बिल्कुल सुमित, इस पूरी लड़ाई में एक चीज बहुत अहम देखने को मिली, जो ऐसा मुझे लगता है कि मिडिल ईस्ट के जो देश थे वो ईरान के साथ नहीं खड़े थे। चाहे हम कतर की बात करें, हम सऊदी अरब की बात करें, किसी ने भी खुल के नहीं कहा कि नहीं नहीं हम इस कंट्री के साथ हैं या हम उस कंट्री के साथ हैं। कोई सामने से नहीं आया, कोई उसका दोस्त बन के सामने नहीं आया, बाहर से लोगों की मदद मिली। देखो, इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज है। पहले ये होता था कि जब इजराइल का युद्ध हुआ तो सभी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो इकट्ठा हो जाते थे और इजराइल के खिलाफ वो युद्ध होता था। लेकिन अब ये पर्सपेक्टिव बदल गया है, दुनिया ने अपना चश्मा बदला है। चाहे वो सऊदी अरब की बात हो, चाहे वो कतर की बात हो, चाहे वो जॉर्डन की बात हो, अगर ईरान ने किसी भी तरीके का अटैक किया या उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया तो उसने उसका विरोध किया। उसने कहा कि हमारे एयर स्पेस का जो है इस्तेमाल किया गया है। सऊदी अरब को लेकर लगातार ईरान ने, खामनेई ने मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने के लिए बार बार इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश करी। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया वो अपने अस्तित्व को लेकर नहीं किया। उसने ये कहा कि ये परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनना चाहिए, ये अब जो है इनका गलत इस्तेमाल जो है हथियारों का हो सकता है। उसने इसे यहूदी वर्सेस मुस्लिम एंगल दिया ही नहीं। उसने लगातार ये कोशिश की, वो पर्सपेक्टिव बनने नहीं दिया कि वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन जाए। वो अगर बाकी मुस्लिम देशों को ये मैसेज दे, ईरान क्या मैसेज दे सकता है? खामनेई ने बार बार ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करी कि ईरान के अस्तित्व पर या जो वहां पर मुस्लिम देश हैं उनके अस्तित्व पर जो है हमला करने की एक कोशिश हो रही है। लेकिन कभी इजराइल ने ये नहीं कहा, इजराइल ने कभी इस बात को लेकर यह नहीं कहा कि वो ये लड़ाई जो है इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसके अस्तित्व पर खतरा है। उसने कहा कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है जो कि विश्व के लिए खतरा हो सकते हैं, वो मिडिल ईस्ट के लिए खतरा हो सकते हैं, हम उन्हें खत्म करना चाहते हैं, हमारी सिर्फ ये लड़ाई है। बिल्कुल, शिया और सुन्नी वाला फैक्टर भी एक सामने आया था कि हो सकता है उस वजह से ना साथ दिया हो। खैर, अमेरिका की अगर बात करें, ट्रंप की बात करें, नोबेल पीस प्राइज की हम बात कर ही चुके हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, सीज फायर की बात रही हो, तो उसमें भी वो क्रेडिट लेने के लिए सामने आमादा हुए, कूद के आए। उसके बाद रूस और यूक्रेन की बात की जाए तो वहां जेलेंस्की से बातचीत करी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में अगर आप पिछले कुछ वक्त में देखेंगे तो एक जो जिस तरीके की इमेज शुरुआत में अमेरिका ने राष्ट्रपति बनते हुए डोनाल्ड ट्रंप की गढ़ी थी, उसे बहुत चोट पहुंची है। बिल्कुल, जो एक मजबूत राष्ट्रपति अमेरिका को मिला है, जो स्पष्ट शब्दों में चीजों को कहता है, उसे बहुत धक्का पहुंचा है। चाहे वो भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में आप बात कर लीजिए या फिर ईरान इजराइल के युद्ध के बारे में, रूस यूक्रेन की बात कर लीजिए, या रूस यूक्रेन के युद्ध की बात कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो चुनावी एजेंडा था उसमें एक लाइन ये भी थी कि उनके आते ही वो पूरी दुनिया युद्ध के रोक देंगे। तो लेकिन उसका उलट हुआ। हुआ उसका उलट है। हुआ क्या है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके का तनाव उत्पन्न हुआ उसमें अमेरिका की भूमिका देखिए, जिस तरीके का स्टैंड लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। ठीक है, आप रूस यूक्रेन जंग के बीच के बाद में हालात देखिए, जब शुरुआत में कहा जा रहा था कि ट्रंप और पुतिन जो है वो हाथ मिला रहे हैं और बस जंग यहां पर रुकने वाली है, कैसा जो है पुतिन ने उसका जो है रिवर्ट दिया है उसके बाद, और ये स्थितियां तनाव, आप नेटो को हथियार दे रहे हैं, नेटो का हथियार दे रहे हैं। एक तरफ ये कि हम हथियार दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लड़ो मत। देखिए, दरअसल ये तो स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ है। दरअसल पहले
डोनाल्ड ट्रंप ये स्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि जो काम इससे पहले बाइडेन नहीं कर पाए, जो पूरा विश्व नहीं कर पाया मिलकर, वो अब जो है वो ट्रंप आकर का जो है करने वाले हैं। ये अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी अपना प्रभुत्व दिखाना था। ईरान के साथ अमेरिका डील करने जा रहा था ना, बिल्कुल, परमाणु की डील हो रही थी, और 1 महीने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर बदल गया। चैप्टर के उसमें बदलते हुए ट्रंप ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हथियार बना रहे थे। हाँ। तो आपकी जो डील चल रही थी, क्या उस टाइम आपको जानकारी नहीं थी? आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? डील आप किस चीज की कर रहे थे? कर तो हथियारों की रहे थे। हथियारों की डील कर रहे थे, हथियारों की डील कर रहे थे ना आप। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? तो इतना धक्का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो वो लार्जर इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि दरअसल आप पीछे कुछ वक्त में देखिए, अमेरिका का जो इंटरनेशनल पावर का और जो वर्ल्ड पावर का जो तमगा है, उसको ना बहुत चोट पहुंची है, वो कमजोर हुआ है पिछले कुछ वक्त के अंदर। और जो पावर सेंटर है अब वो बदल रहा है अमेरिका को लेकर। अब वो छवि नहीं है कि अमेरिका इज द लीडर, वो वाली छवि अब बदल रही है। उसको ग्रास्प करने की कोशिश अमेरिका ने की है डोनाल्ड ट्रंप को आगे कर, लेकिन वो और चोट पहुंचा रहे हैं उसे। बाइडेन के तौर पर जिस तरीके से राष्ट्रपति मिले थे, तो उन्हें लगा कि हमारे पास जो है कमजोर राष्ट्रपति आए हैं, और इस वजह से इस तरीके का उनकी उम्र को लेकर अलग अलग चर्चाएं जो हैं वो वक्त वक्त पर होती रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जो अमेरिका ने उम्मीद करी थी, वो पूरी तरीके से उसको डाइवर्ट कर गए। वो नोबेल प्राइज की ओर ज्यादा लगे हुए। बिल्कुल, और उस नोबेल प्राइज की भी अगर बात की जाए तो 2 देशों की लड़ाई रुकवाने के लिए आपको खुद अपने B-2 बॉम्बर भेजने पड़े। B-2 बॉम्बर भेजने पड़ते हैं मतलब आपको। हिंसा को रुकवाने के लिए हिंसा का सहारा। और आप दूसरी तरफ देखिए, भारत पाकिस्तान के युद्ध में आप देखिए, आप वर्जन्स देते हैं बार बार। कभी आप कहते हैं कि मैंने रुकवाया, हाँ। कभी आप कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं रुकवाया, ठीक है। और उससे भी बड़ी कभी बात आप कहते हैं मैंने तो धमकी दी थी, मैं व्यापार नहीं करूंगा, मैं व्यापार नहीं करूंगा। अच्छा, उसमें आप ये मैसेज दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, जब आपके बार बार स्टेटमेंट्स जो है बदलते हैं, तो कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। और ये क्रेडिबिलिटी आपकी रूस यूक्रेन की जंग में भी नजर आ रही है। जब आप पहले कह रहे थे कि हम यूक्रेन के साथ अब जाकर नहीं खड़े हैं, है ना, यूक्रेन के साथ आपने पूरी पावर्स जो है वापस दे दी, तो वो एक देश के तौर पर जो आपका स्टैंड था यूक्रेन को मदद पहुंचाने का, वो आपका खत्म हो गया। आपने उसके तौर पर जो अमेरिका की पूरी नीति है उसको आपने बदल दिया है। फिर अब आप नाटो को मदद कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप में वो ताकत नहीं है कि आप स्टैंड ले सके रशिया के सामने, उसकी आंख में आंख डालकर बात कर सके? बाइडेन खुलेआम देते थे यूक्रेन को हथियार, अब आप नेटो के जरिए देंगे। चैनल चेंज कर दिया है आपने, बस हथियार तो पहुंच ही रहे हैं। चेंज कर दिया, लेकिन हथियार तो पहुंच ही रहे हैं। चलिए सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है मिडिल ईस्ट में बने हुए तनाव पर, अमेरिका पर, रूस पर, यूक्रेन पर और ईरान और इजराइल पर क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसे ये जो मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है बुझ सकती है? और हथियार देकर शांति की बात करना कितना सही है, कितना जायज है, कितना इसमें विरोधाभास है? क्या लगता है आपको? आपके मन की बात क्या, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।